नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। मैं हूं आपके साथ शिवम दत्त मेहता और स्वागत है आपका आपके नए फेवरेट अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम यानी कि वर्ल्ड वॉच वर्ल्ड वॉर में, जहां पर अंतर्राष्ट्रीय जगत की बड़ी खबरें हर रोज हम आपके लिए लेकर आते हैं। और आप ये मत सोचिएगा कि अंतर्राष्ट्रीय जगत में विदेश में कुछ हो रहा है तो उसका असर आपके देश पर, आपके परिवार पर, आपकी इकोनॉमी पर नहीं पड़ेगा। ऐसा नहीं चलता है। रिसेशन आ जाता है, तेल का दाम बढ़ जाता है, सामान महंगे हो जाते हैं और पाकिस्तान से आटा खत्म हो जाता है। चलिए शुरुआत करेंगे बड़ी खबरों की, लेकिन सबसे पहले इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। एक बहुत बड़े बम की खबर आपको मैं बताता हूं जापान से। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, सायरन बजाएंगे जोरदार। जापान से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, दूसरे वर्ल्ड वॉर का अमेरिकी बम फटा है। एयरपोर्ट इलाके में यह घटना हो गई है। 1939 से 1945 तक ये चला था दूसरा वर्ल्ड वॉर यानी द्वितीय विश्व युद्ध, और अब वो बम फट गया है। वो बम फट चुका है 1939 से 1945 तक। सोचिए, उस दौर का बम अब जाके फटा है। एयरपोर्ट इलाके में यह घटना हुई है। जापान की आपको हम बात बता रहे हैं, जहां पर दूसरे वर्ल्ड वॉर का यह बम था। यह बड़ी खबर आपको बताएं, बम निष्क्रिय नहीं हो जाते। बम पड़े भी अगर हों तो बेहद खतरनाक होते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर ब्रेकिंग न्यूज के माध्यम से आपको बता रहे हैं, दूसरे वर्ल्ड वॉर का बम फटा है। एयरपोर्ट इलाके में यह घटना हुई है। यह आपको बता रहे हैं, बड़ी खबर ध्यान से देखिए आपकी टीवी स्क्रीन पर। ये देखिए जापान से इस वक्त की बड़ी खबर, और ये बम फूटने की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए, ये वो एयरपोर्ट के पास द्वितीय विश्व युद्ध सेकेंड वर्ल्ड वॉर का बम है, जो कि ऐसे फटेगा। देखिए ये फटा। और सोचिए, अगर आसपास कोई रिहायशी इलाका होता या फिर रेसिडेंशियल एरिया, समझिए लोग आसपास होते, तो कितना घातक ये हो सकता था। तब का बम अब तक निष्क्रिय नहीं था, एक्टिव था, वहां पर मौजूद होगा, और वो अब फट गया है और एयरपोर्ट इलाके में ये घटना हुई है। बड़ी खबर आपके टीवी स्क्रीन पर। चलिए, ये तो जापान की हमने बात की है। अब आएंगे आज के मुद्दे पर, यानी अंतर्राष्ट्रीय जगत में क्या हो रहा है। आपको फ्लोर भी दिखाएंगे, पूरा माहौल समझाएंगे। इजराइल हिजबुल्लाह के ठिकानों को चुन चुन कर तबाह कर रहा है। आते हैं बड़ी बड़ी कैमरे पे आते हैं, आपको दिखाते हैं कैसे इजराइल जो है हिजबुल्लाह के ठिकानों को चुन चुन कर मार रहा है और किसको निशाना बनाया जा रहा है। इस बीच आपको बताएं, हसन नसरुल्लाह को मार गिराए जाने के बाद अब उसके उत्तराधिकारी यानी हाशिम सफीउद्दीन को मार गिराने का दावा किया जा रहा है। कुछ ही पलों में आपकी टीवी स्क्रीन पर वो भी दिखेगा। ये लीजिए, पहले कौन मरा वो मैं आपको बताता हूं। ये मैं आता हूं इसके पास, ये है हसन नसरुल्लाह, जिसको मार गिराया गया 27 सितंबर को। हसन नसरुल्लाह की मौत का कारण बना इजराइल की वो एयर स्ट्राइक, इजराइल का वो बम, जिसने इसके गेम को खलास कर दिया, गेम को तमाम कर दिया। फिर हम आते हैं, अब नए भी हिजबुल्लाह के जो चीफ हैं, दावा किया जा रहा है, कोई कहता है ममेरा भाई है, कोई कहता है चचेरा भाई है। यह है हाशिम सफीउद्दीन, इसकी भी मौत का दावा अब इजराइल ने कर दिया है। लोग सोच रहे थे कि इजराइल कुछ नहीं कर रहा है, इजराइल शांत बैठा है, ईरान ने मिसाइलें दाग दी हैं, इजराइल जो है रिस्पॉन्स कब देगा। तो रिस्पॉन्स वो अपने आस पड़ोस में पहले देना ज्यादा बेहतर समझता है। सोचिए, आज जो स्पीच दी जा रही होगी खamenei के द्वारा, उस दौरान उससे पहले ही एक बड़ा झटका, जब उसके जनाजे की तैयारी हो रही थी, उसके मातम बनाने की तैयारी हो रही थी, उससे पहले ही इजराइल ने हाशिम सफीउद्दीन को मार गिराया। तो ये दोनों मृत हैं, मर चुके हैं, और ये सत्य है। चलिए हम पीछे की स्क्रीन भी चेंज करेंगे, आपको तस्वीरें दिखाएंगे। ईरान की बड़ी बड़ी मिसाइलें किस तरीके से एक्टिव थी। और यह मामला देखिए, 3 इजरायली अधिकारियों के अनुसार इजरायली लड़ाकू विमानों ने गुरुवार को आधी रात के आसपास भीषण हवाई हमलों की बौछार कर दी। इन हमलों का मकसद मृतक हिजबुल्लाह नेता हसन नसरुल्लाह के ममेरे भाई और संभावित उत्तराधिकारी हाशिम सफीउद्दीन को निशाना बनाना था। आपको बता दें कि इजरायली सेना ने जमीन के नीचे बने बंकर पर 11 मिसाइलें दागी हैं। तो ये हमने आपको ये खबर दिखाई, इसको हटाते हैं, आपको और बताते हैं। इस दौरान उसका बंकर जो है पूरी तरीके से बर्बाद हो गया। फ्लोर को हटाएंगे, आपको मेन खबर बताएंगे। अब एक तरफ सफीउद्दीन की मौत और दूसरी तरफ नसरुल्लाह का जनाजा। जी हां, आज जुम्मे का दिन जब था, उसको आप बताएं, जुम्मे का दिन हसन नसरुल्लाह का जनाजा निकाला गया। ईरान के सुप्रीम लीडर अली खamenei ने ग्रैंड मस्जिद में ईरानी हमले में मारे गए हिजबुल्लाह चीफ की याद में नमाज पढ़ी। इसके बाद खamenei ने हजारों की तादाद में मस्जिद में मौजूद लोगों के सामने भाषण दिया, रोना रोया। बताते चलें कि खamenei ने आखिरी बार 5 साल पहले
जनवरी 2020 में रेवोल्यूशनरी गार्ड्स के कमांडर कासिम सुलेमानी की मौत के बाद जुमे की नमाज को लीड किया था। नसरल्लाह की मौत के बाद खामेनेई को सीक्रेट जगह पर ले जाया गया था क्योंकि इनकी जान को भी खतरा था। इसके बाद से पहली बार वे सार्वजनिक तौर पर दिखाई दिए हैं। 10 बड़ी बातें क्या कुछ कही गई हैं वो आपको बता दें। मुसलमानों के बीच दरार पैदा की जा रही है। खामेनेई कह रहे हैं इजराइल यमन और सीरियाई लोगों का दुश्मन है। سید حسن نصرالله جسمش از میان ما رفته ولی شخصیت حقیقی او، روح او و راه او و صدای رسای او همچنان در میان ما هست و خواهد بود. او پرچم بلند مقاومت در चलिए अंतर्राष्ट्रीय खबरें तो बताते चलेंगे। एक छोटा सा यहां पर हम डेविएशन कर रहे हैं कि आपको छत्तीसगढ़ लेकर चलते हैं, वहां मुख्यमंत्री क्या कुछ कह रहे हैं पहले वो सुनाते हैं, फिर वापस आएंगे बैटलफील्ड में। हमारे साथ मेहमान भी जुड़े हैं, उनसे भी चर्चा करेंगे। और उन्होंने पहली बार संकल्प लिया था कि हमारी ये सरकार गरीबों के लिए समर्पित सरकार रहेगी और गरीबों के लिए उन्होंने काम किया। गरीबों का जनधन खाता खोलने का काम, गैस सिलेंडर का काम, शौचालय निर्माण का काम, ये सारा काम उन्होंने अपने 5 साल के काम में किया। तो ये सब काम, विकास का जितना काम हुआ है ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही करती है, आप सब लोग जानते हैं। और ये बस्तर क्षेत्र है और जो सरगुजा क्षेत्र है जो ट्राइबल बाहुल है, इसके लिए हमारी सरकार विकास के लिए विशेष प्रयासरत है। इस साल के बजट में भी हम लोग विशेष प्रयास किए हैं और ये जो नक्सली पीड़ित क्षेत्र है, अब आप लोग देख रहे हैं कि 8-9 महीने से लगातार हम लोग इसके साथ मजबूती के साथ लड़ाई लड़ रहे हैं। शांति व्यवस्था कायम हो रही है और नियत नैला नार योजना हम लोग लागू किए हैं, आपका अच्छा गांव योजना, और इसके माध्यम से 35 सुरक्षा कैंप हम लोग जो 5 जिले हैं संवेदनशील जिले हैं उसमें खोल चुके हैं और 96 गांव उसमें शामिल है। आपका भी ये बीजापुर जिले का 33 गांव यहाँ का भी शामिल है। तो इस तरह से लगातार सुरक्षा कैंप हम लोग बढ़ाते जा रहे हैं। ये बरसात के बाद में और 29 नया कैंप खोलेंगे और एक सुरक्षा कैंप खोलेंगे तो उसके 5 किलोमीटर के रेडियस में जितने भी गांव आते हैं वहां पर सरकार की सारी सुविधाओं को पहुंचाने का काम सरकार का है। आज जितने भी सुरक्षा कैंप खोले हैं और जो 96 गांव उसके अंदर में आए हैं, सब जगह सड़क, बिजली, पानी, वहां राशन कार्ड, आयुष्मान कार्ड, आधार कार्ड, वो सब वहां पर पहुंचाने का काम हमारी सरकार कर रही है। और ये बरसात के बाद और लड़ाई तेज होगी और चूंकि डबल इंजन की सरकार है, केंद्र में भी मोदी जी की सरकार है, इसका भी हम लोग को लाभ मिल रहा है। और हमारे देश के यशस्वी गृह मंत्री इस संकल्प किए हैं कि मार्च 2026 तक इस देश से नक्सलवाद को समाप्त करके रहेंगे और अगर समाप्त हो जाएगा तो हमारा ये छत्तीसगढ़ स्वर्ग हो जाएगा। छत्तीसगढ़ बहुत धनी प्रदेश हो जाएगा, काहे कि इस प्रदेश में खनिज संपदा भरपूर है, वनोपज है, उर्वरक। तो बीच में आपको छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री को हमने सुनवाया, लेकिन वापस आते हैं बैटलफील्ड में क्या कुछ हो रहा है। पीछे बड़ी स्क्रीन है और ये मैप है, आपको वो तस्वीरें भी दिखाएंगे कैसे हमला हुआ था इजराइल पर भी। देखिए ये दिन आपको नहीं भूलना है,
ताबड़तोड़ मिसाइलें जो दागी गई थी, ऐसे ही बम फूटे होंगे उस रात को इजराइल पर। मैप के जरिए समझिए, लोकेशन को जानिए, मुद्दा ये बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन एक और मुद्दा है, देखिए खामिनेई ने क्या कुछ कहा। मैं आता हूं इस कैमरे पर, मैं आपको बताऊं कि मुसलमानों को एक दूसरे का साथ देना है। खामिनेई कह रहे हैं हमें जंग के लिए तैयार रहना है। खामिनेई ने आज बोला है दुनिया के मुसलमानों को दुश्मन के खिलाफ जो है एकजुट होना होगा। ये सब कुछ जो है खामिनेई कह चुके हैं। चलिए हमारे साथ जो मेहमान हैं उनको भी आपके टीवी स्क्रीन पर लाते हैं, उनसे भी कई प्रश्न होंगे, क्योंकि खाली एक युद्ध की जब बात की जाती है तो खाली जान का भी नुकसान नहीं होता, अकेले जान का नहीं होता, माल का भी नुकसान होता है। और अब इसका तेल जगत पर क्या असर पड़ेगा। स्वागत करूंगा पहले हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ कर्नल शिवदान सिंह जी हैं, आपका धन्यवाद, आपने समय निकाला। फिर और हमारे साथ अर्थशास्त्री भी हैं, क्योंकि इकोनॉमी भी आपको समझनी होगी, आकाश जिंदल जी आपके पास आता हूं। खबर समझाता चलूं, इजराइल ईरान के बीच जारी युद्ध का परिणाम से अब लगता है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल की कीमत जो है वो तेजी से बढ़ने वाली है। आपकी क्या राय है अर्थशास्त्री होने के नाते, आपको क्या लग रहा है जिंदल साहब? क्योंकि वो छोटा सा मैप भी हम आपको थोड़ी देर में दिखाएंगे, जहां पर वो छोटा सा एरिया है, अगर वॉर हुई तो उसको ब्लॉक कर दिया जाएगा, रेड सी के एरिया को। आकाश जी पहले आपसे। शिवम, बिल्कुल सही कहा आपने। सबसे बड़ा सबसे बड़ी दिक्कत, सबसे बड़ा डर हमारे लिए यही है, कच्चे तेल की कीमतें, क्रूड ऑयल की प्राइसेस। आज की तारीख में मेरी ऑर्गेनाइजेशन आकाश डॉट का मानना है 20% तक, जी हाँ 20% तक क्रूड ऑयल के रेट बढ़ सकते हैं, ऑलरेडी बढ़ चुके हैं। ऑलरेडी $78 पर बैरल पे ब्रेंट क्रूड पहुंच गया है। और क्रूड ऑयल के रेट बढ़ेंगे तो हिंदुस्तान में पेट्रोल और डीजल के रेट भी उसी रेशो में बढ़ने की संभावना है, क्योंकि मार्केट लिंक है हमारे यहाँ। और अगर वो बढ़ते हैं तो यहाँ पे होगा क्या, डीजल प्राइस बढ़ते ही बिल्कुल जितना भी खाने पीने का सामान है, जितने भी हमारे ईटेबल्स कंज्यूमेबल्स हैं, वो सब महंगे होंगे। इन्फ्लेशन बढ़ेगी, आम आदमी की दिक्कत बढ़ेगी। और इन्फ्लेशन जो है आम आदमी के लिए दिक्कत ही है। इन्फ्लेशन इज समथिंग विच डायरेक्टली टू जीडीपी ग्रोथ। इकोनॉमी के एंगल से भी गलत है। जीडीपी ग्रोथ के अंदर जीडीपी डायरेक्टली टू जीडीपी, तो जीडीपी ग्रोथ इज रिड्यूस्ड, देन डेफिसिट इंक्रीजेस। इफ डेफिसिट इंक्रीजेस देन वी हैव टू पुट लेवी मोर टैक्सेस, तो वो हमारे लिए बहुत दिक्कत हो सकती है। और दूसरा, ये जो रास्ता है, जो रूट है, ये बहुत बड़ा सप्लाई साइड जो है, सप्लाई का रूट है। सप्लाई चेन यहाँ से ब्लॉक हो सकती है। सप्लाई चेन ब्लॉक होगी तो हिंदुस्तान के लिए दिक्कतें। और साथ ही साथ तीसरा बड़ा संकट ये है कि दुनिया पहले ही ग्लोबल स्लोडाउन का मुकाबला कर रही थी, क्योंकि पहले कोरोना था, फिर रशिया यूक्रेन वॉर थी। अब 18 सितंबर को कुछ उम्मीद जागी थी कि स्लोडाउन से दुनिया बाहर निकलेगी। अब लेकिन ये युद्ध जो है दोबारा स्लोडाउन में दुनिया को धकेल देगा। और 10 सेकंड और दीजिए, एक इंपॉर्टेंट बात क्या है, बिल्कुल बिल्कुल, उससे क्या होगा, जब ग्लोबल स्लोडाउन होगा तो हिंदुस्तान आईटी सप्लाई करता है यूएस, यूरोप को। बहुत से हमारे आईटी के यंग प्रोफेशनल जो काम करते हैं, तो हमारे आईटी इंडस्ट्री के ऊपर भी उसका इम्पैक्ट पड़ सकता है। तो एक कड़वी सच्चाई ये है कि हिंदुस्तान पे अगर ये युद्ध इंटेंसिफाई होता है, जिसकी अब पूरी पॉसिबिलिटी हमें दिख रही है, लग रहा है कि ये इंटेंसिफाई होगा, तो हिंदुस्तान की इकोनॉमी में आम आदमी, चाहे वो मेरा भाई हो जो सड़क किनारे चाय बेचता है या रिक्शा चलाता है, तो शायद उन इवेंट्स की नॉलेज भी नहीं है, उसकी कमाई के ऊपर भी जो है, या उसकी जो है इनपुट कॉस्ट है। जिंदल साहब, ये असर बिल्कुल पड़ेगा। मैं एक बार ग्राफिक्स भी हमारी जनता के लिए, जो हमने दर्शकों के लिए तैयार किया है, बड़ी स्क्रीन पर आते हैं, आपको मैं दिखाता हूं इस वाली स्क्रीन पर। चलिए इस वाली स्क्रीन पर आपको समझाते हैं। ये देखिए, ये दुनिया का मैप आए रेड सी के पास, और ये देखिए यहां पर ये छोटा सा जो एरिया देख पा रहे हैं आप, ये अगर ब्लॉक हो गया रेड सी में, ये आपको पहला वाला मैप दिखा रहे हैं, ये अगर ब्लॉक होगी, क्योंकि अगर वॉर होती है, अगर हमला होता है तो इसको ब्लॉक कर दिया जाएगा, इस वाले क्षेत्र को ब्लॉक कर दिया जाएगा। यदि इसको ब्लॉक कर दिया गया तो पूरा तेल का जो यहां से ट्रांसफर होता है, जो जहाज जाते हैं रेड सी से, इधर से जो जहाज जाते हैं वो जाने रुक जाएंगे। तो अगर सोचिए ईरान का तेल वहां से नहीं जा पाया तो आपकी गाड़ी में जो तेल चलेगा वो भी महंगा होगा। एक और मैप है इसका नंबर 2 वाला, वो भी मैं अनुरोध करूंगा वो चलाएंगे। वो भी देखिए, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज, ये भी अगर क्षेत्र जो है, वॉर अगर होती है, इसको भी ब्लॉक कर दिया जाएगा। ये भी अगर ब्लॉक हो गया इतना सा ये एरिया, तो सोचिए क्या हश्र होगा। ये सब कुछ महंगाई, ये आप देखिए 35 से 90 मील का ये बताया जा रहा है पूरा क्षेत्रफल जो इसका है, 66 to 90 या 100 पूरा किलोमीटर्स में अगर देखा जाए इसको, ये पूरा यहां पर अगर ब्लॉक हो गया तो खतरे की घंटी बजेगी। अर्थशास्त्र के हिसाब से भी घंटी बज रही है। चलिए एक छोटा सा ब्रेक लेने को मुझे कहा जा रहा है, ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे। कर्नल शिवदान जी भी हमारे साथ हैं, उनसे उनकी प्रतिक्रिया पूछेंगे कि भाई अब असर युद्ध के मैदान में क्या है। तेल की हमने बात की, कर्नल शिवदान जी भी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, जिंदल साहब ने, वो अर्थशास्त्री
शास्त्री हैं, उन्होंने समझाया कि भाई महंगा हो सकता है, असर पड़ सकता है। ये बड़ी स्क्रीन पर आप जो देख रहे हैं तेल कैसे निकलता है उसकी तस्वीरें तो हमने आपको दिखाई। लेकिन अब शिवदान जी, आपसे मैं अगर ये सवाल पूछूं कि भाई भारतीय जहाज भी अब युद्धपोत जो है वो एक मिलिट्री एक्सरसाइज के लिए कहा जा रहा है ईरान पहुंच गया है, उसकी भी तस्वीरें दिखाएंगे। लेकिन अब आप बताइए मुझे कि भाई ये क्यों हो रहा होगा? ये सब पहले से मतलब एक तय था, ऐसा था, या फिर इस पर भी कोई मैसेजिंग होती है कि भाई इंडियन नेवी ईरान में अगर खड़ी है इस वक्त, हमारे युद्धपोत या फिर जहाज जो है टेक्निकली क्या है वो आप सही बताएंगे, क्यों खड़ी है, क्यों हो रहा है? शिवदान जी देखिए, जी घटनाएं होती हैं। आपका ऑडियो, हाँ आपका ऑडियो एक बात जी अनम्यूट कर लीजिए, मुझे लगता है शायद अनम्यूट नहीं। चलिए जब तक उनके पास आते हैं, ये मैं कहूंगा ये आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, फुल स्क्रीन पे आते हैं और वो आपको तस्वीरें युद्धपोत भी वाली भी दिखाएंगे। तेल वाला मामला तो हमने बताया, युद्धपोत वाले आपको ग्राफिक्स भी दिखाएंगे। ये भारतीय युद्धपोत है जो मतलब सोचिए इंडियन नेवी इस वक्त वहां पर पहुंच चुकी है और ये उसका अंदाजा आप देख सकते हैं। वहां पर पहुंचने का असर अब ये हो गया है कि भैया एक संदेश है। इसका कारण क्या था? ये कोई युद्ध का संदेश तो नहीं था, एक क्या मैसेजिंग है, पावर दिखाने की, भाई शक्ति प्रदर्शन कह लीजिए। उस दौरान ये सब कुछ हो रहा है कि जब जब इजराइल के साथ युद्ध की स्थिति है और अगर ईरान के पास भारतीय नौसेना अगर वहां पर मौजूद है। एक ग्राफिक्स वाला मैप भी इसके लिए हमने बनाया, वो भी हम चलाने का प्रयास करेंगे। लेकिन मुद्दा यही है कि इस मैसेजिंग को लेकर क्या। शिवदान जी, अगर क्या आपकी आवाज ठीक हो पाई है, मैं प्रोडक्शन से पूछ लूं, अगर हो पाई है तो फिर आपसे प्रश्न पूछेंगे। शिवदान जी, ये वहां पर पहुंचना कारण क्या है और युद्ध पर असर क्या है? शिवदान जी आप बोलिए। मेरी आवाज मिल रही है आपको? बिल्कुल साहब, बिल्कुल बोलिए। ऐसा है, जब भी इस तरह की कोई घटना होती है जहां पर भी हमारे सामरिक हितों को कोई खतरा पैदा होता है, उस वक्त यदि जमीन पर है तो हमारी थल सेना वहां पर मूव करती है। यदि ये खतरा समुद्र में है तो हमारी नेवी वहां जाकर के अपना शक्ति प्रदर्शन करती है, जिससे हमारा कोई शिप पास हो रहा है, यदि उसको खतरा होता है तो हमारे नेवल शिप्स जो है उसको सहायता पहुंचाने के लिए तैयार रहते हैं। हमारी सेनाओं का मुख्य उद्देश्य हमारे देश की इकोनॉमी और उसकी सीमाओं की सुरक्षा करना है। तो इसलिए जहां भी ये खतरा होगा हमारे देश की सेना वहां पर आपको मिलेगी। इसीलिए यहाँ पर हमारे नेवी जो आपने बताया कि ईरान के आसपास जो एक्सरसाइज कर रही है वहां पर है, वो उसका उद्देश्य यही है कि एक संदेश देना, वहां जो हुती ऑपरेट कर रहे हैं यमन से या जो भी उस एरिया में जो आतंकवादी ऑपरेट कर रहे हैं, उनको ये मैसेज देना कि हम तैयार हैं हर खतरे से निपटने के लिए, और इसलिए बेटर है कि इंडियन शिप्स को आप हाथ न लगाएं। बिल्कुल बिल्कुल शिवदान जी, हमारे एसेट्स, हमारे जहाज, युद्धपोत जिसको कह लीजिए, वो पहुंच चुके हैं इस वक्त। वो बड़ी स्क्रीन पर आपको दिखाते हैं तस्वीर के माध्यम से। ये देखिए, यहां पर इंडियन नेवी का युद्धपोत जो है वो यहां पर पहुंच चुका है। और आप समझिए इसको, यहां पर जब पहुंचने का मतलब क्या होता है वो आपको हम बताने का प्रयास करेंगे। वो आप देखिए, इधर ये पहुंच चुके हैं। चलिए मैं कैंप 3 पर ही रहता हूं, तब तक मैं दिखाता हूं। ये अगर यहां पर पहुंच चुके हैं तो इसकी मैसेजिंग जो है पूरे दुनिया पर पहुंच चुकी है। सबको संदेश ये मिल चुका है कि अगर ये यहां पर पहुंच चुके हैं तो कोई कारण है। शिवदान जी ने कहा कि भाई हमारे इंटरेस्ट जहां पर होते हैं उस लोकेशन पर हम मौजूद होते हैं, तो हम ये दिखाते हैं कि भाई हमारे एसेट्स, हमारे हित वहां पर हैं, इसलिए हमारे जो युद्धपोत, हमारी इंडियन नेवी के जहाज वहां पर इस वक्त मौजूद है। एक शॉर्ट कमेंट लेंगे, कैंप 2 पे आता हूं। शिवदान जी, आपसे मेरा एक ये प्रश्न कि अब युद्ध में आगे क्या, एक शॉर्ट कमेंट आपका इस पर, आगे क्या होगा? देखिए, ये युद्ध इसी प्रकार से मिसाइलों से, रॉकेटों से, और जो सीमावर्ती क्षेत्र हैं जहां पर कि जैसे लेबनान में है, गाजा में है, जहां पर भी आतंकवादी छुपे हैं वहां पर इजरायली सेना जाकर उनको विध्वंस करती रहेगी। मगर ईरान और इजराइल का आपस में कोई जमीन युद्ध नहीं होगा, क्योंकि दोनों के बीच में 1800 किलोमीटर का डिस्टेंस है और दोनों की लड़ाइयां एक दूसरे के प्रति मिसाइलों से, रॉकेट से होती रहेंगी। पर यही है इसमें सबसे सेंसिटिव कि यदि इजराइल ने ईरान के तेल भंडारों पर अटैक किया या उसके परमाणु संयंत्रों पर अटैक किया तो ये लड़ाई बहुत विकराल रूप धारण कर लेगी। और यदि उसके परमाणु संयंत्रों पर हमला होता है
तो उसके परमाणु रेडिएशन बिल्कुल वहां पर बिल्कुल निकलेंगे शिवदान जी। इजराइल। ये युद्ध अब और भयंकर तो होता जाएगा, लेकिन आपने बिल्कुल सही कहा, ये मिसाइलों का ही युद्ध रहेगा, जमीन पर मुश्किल है। धन्यवाद जिंदल साहब आपका, आपने अर्थशास्त्र के लिहाज से समझाया। शिवदान जी आपका भी, समय थोड़ा कम रहता है इस बुलेटिन में, लेकिन सभी के हमने यहां पर जो एनालिसिस है उसको समझने का प्रयास किया। लेकिन एक अच्छी खबर भी आपको बताऊं, पूरी दुनिया देख रही है कि पिछले 1 साल से इजरायली सेना गाजा पर हमलावर है। गाजा में मरने वालों की संख्या 44,000 हो गई है। इसी बीच गाजा में इजरायली सेना ने ऐसा रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जिसके बाद पूरी दुनिया में उसकी तारीफ हो रही है। दरअसल इजरायल ने 11 साल पहले किडनैप हुई इराकी लड़की को बचाया और घर तक पहुंचाया है। इराकी लड़की को अधिकारियों ने बताया कि 1 दशक पहले इराक में इस्लामिक स्टेट के आतंकियों द्वारा 21 साल की महिलाओं को इस सप्ताह में गाजा से मुक्त कराया। 21 साल की लड़की, 11 साल पहले इसको कब्जा किया था। क्या कुछ इसके साथ दरिंदगी की गई है उसकी तो हदें भी हम यहां पर एक्सप्लेन नहीं करना चाहेंगे, लेकिन अब इसको इजरायल ने बचा लिया। इसी गुड न्यूज के साथ अंत करते हैं इस बुलेटिन का। आज्ञा दीजिए मुझे यानी शिवम दत्त मेहता को और मेरी पूरी एडिटोरियल और प्रोडक्शन टीम की तरफ से आप सभी को जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।